हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स तो अच्छा आपका रेस चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को मई 25 अटेम्प्ट के लिए एडवांस काउंट की MTP2 कवर कराऊंगा। हम लोग क्या कवर करेंगे सर? MTP2 अटेम्प्ट है मई 25, सब्जेक्ट है एडवांस्ड अकाउंटिंग। एक ना स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि सर MTP2 में जो अमलगमेशन का क्वेश्चन है, क्या उसमें कुछ एरर है? मैं आपको बता दूं, अमलगमेशन के क्वेश्चन में ना ड्राफ्टिंग एरर है। मैं आपको जहां जहां पे ड्राफ्टिंग एरर है वो सारी ठीक कराऊंगा, उसके बाद वो क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। और इतना ही नहीं, उस क्वेश्चन के सोल्यूशन में ना एक स्पेशल पॉइंट भी मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ प्यारी प्यारी सी बातें आपके साथ शेयर कर लेता हूं। मॉक टेस्ट पेपर 1 की वीडियो, RTP की वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। उन वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। पिछले बड़े सारे अटेम्प्ट की RTP, MTP, सजेस्टेड आंसर की वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। आपको जो भी RTP कवर करनी है, MTP कवर करनी है या सजेस्टेड आंसर कवर करना है, आप क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव वीडियो को रेफर कर लेंगे। जितनी भी वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट या वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बूस्टर बैच मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। बूस्टर बैच के जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मैं सारे के सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। आइए MTP2 स्टार्ट कर लेते हैं। एक बात और, ICI का स्टडी मटेरियल मैंने कंप्लीटली कवर करा रखा है। स्टडी मटेरियल में जितने इलस्ट्रेशन है, जितने क्वेश्चन है, वो सारे के सारे मैंने कवर करा रखे हैं। ICI का स्टडी मटेरियल बैच जो है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जो भी क्वेश्चन रेफर करना है स्टडी मटेरियल से, आप उन वीडियो के थ्रू रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केस सिनेरियो की। केस सिनेरियो नंबर 1 है, स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर हमें एग्जाम में केस सिनेरियो को कैसे हैंडल करना चाहिए। देखिए दोस्त, सबसे पहले स्टेप पे आपको क्या करना है, आपको ना पहले MCQ पढ़ने हैं। मैं आपको उसका रीजन बता देता हूं। अगर आप पहले MCQ पढ़ेंगे ना, तो जब आप केस सिनेरियो पढ़ रहे होंगे ना, तो आप साथ साथ आंसर सोच पाएंगे। अगर हम पहले केस सिनेरियो पढ़ेंगे ना, तो ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट ऐसा है जिसके मल्टीपल ट्रीटमेंट है, तो हम मल्टीपल ट्रीटमेंट सोचेंगे। लेकिन अगर हम MCQ पढ़ के केस सिनेरियो पढ़ेंगे ना, तो हम MCQ के अकॉर्डिंग आंसर सोचेंगे और अपना केस सिनेरियो जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि केस सिनेरियो में कोई पैराग्राफ या लाइन ऐसी हो जिसके ऊपर MCQ ना पूछ रखा हो, तो वो जो लाइन है अपने लिए रेलिवेंट नहीं होंगी फिर। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में MCQ पढ़ेंगे, स्टेप 2 में हम केस सिनेरियो पढ़ेंगे और स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, फिर MCQ के आंसर टिक करेंगे। ठीक, एट द एंड ऑफ द ईयर 2 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट ऑफ द कंपनी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। AS26 का क्वेश्चन है। ईयर 2 में के एंड में आपसे इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू पूछिए। इसका मतलब क्या है, इंटेंजिबल एसेट में हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका एमोर्टाइजेशन अमाउंट है उसे माइनस करते हैं। ठीक, फॉर द ईयर 2 हाउ मच अमाउंट विल बी एक्सपेंसेस इन द P&L फ्रॉम इंटेंजिबल एसेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। AS26 का क्वेश्चन है। फॉर द ईयर 3 हाउ मच अमाउंट विल बी एक्सपेंस इन द P&L फ्रॉम इंटेंजिबल एसेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका AS26 का क्वेश्चन है। From the year 4, how much amount will be expensed in the P&L from intangible asset in the financial statement? AS26 का क्वेश्चन है। तो ईयर 2 के लास्ट में कैरिंग अमाउंट पूछ रखा, ईयर 2 में, ईयर 3 में और ईयर 4 में हम कितना खर्चा चार्ज करेंगे P&L में, वो पूछ रखा। ठीक, आइए अब केस सिनेरियो पढ़ते हैं। Digitex Limited acquired an intellectual property at a cost of 70 lakh at the beginning of the year. ठीक है जी, and it meets the definition of intangible asset as per AS26. ओके, तो 70 लाख अपना कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्वायर किया तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, एंड इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट एज पर AS26. ठीक है, एज पर द कैलकुलेशन मेड बाय द कंपनी द बेनिफिट फ्रॉम दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विल एक्रू फॉर नेक्स्ट 5 ईयर वेयर इन फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी 30%. ओके, इससे जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, फर्स्ट ईयर में आपका 30%। हम लोग इंटेंजिबल एसेट को कैसे अमोर्टाइज करते हैं, इन द रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट। हाँ, अगर एक्सपेक्टेड बेनिफिट आपका रिलायबल नहीं है तो उस केस में हम लोग क्या करें, या तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे एक्सपेक्टेड बेनिफिट, या एक्सपेक्टेड बेनिफिट हम आइडेंटिफाई तो कर पा रहे बट वो रिलायबल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, SLM मेथड लगाएंगे। अब यहाँ पे उसने बेनिफिट दे दिया, बेनिफिट के रेशियो में हम क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे। फॉर नेक्स्ट 2 ईयर इट विल बी 25% ईच। ओके, 25%, 25% एंड 10% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। 10% ईच लिख लो यहाँ पे ना। ठीक है,
आइए आगे बढ़ते हैं। ईयर 2 में द कंपनी इनकर डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर इट्स न्यू प्रोडक्ट एंड इनकर 25 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड वाज ऑफ द व्यू दैट इट विल गेट द बेनिफिट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो ये इंटेंजिबल एसेट 1 होगी, ये ईयर 0 पे आई है, ये ईयर 2 के फर्स्ट डे पे। तो मतलब ईयर 1 के एंड, मतलब ईयर 2 के फर्स्ट डे पे, मतलब ईयर 2 का फुल एमोटाइजेशन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक। 25 लाख, इसे हम क्या करेंगे, SLM के हिसाब से एमोटाइज करेंगे 5 ईयर के हिसाब से, ठीक। ईयर 3, ड्यूरिंग द ईयर इट वाज फाउंड दैट ड्यू टू चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी नो फर्दर बेनिफिट विल अवेलेबल टू द कंपनी फ्रॉम द डेवलपमेंट कॉस्ट। ओके, थर्ड ईयर के बाद इससे हमें एक्सपेक्टेड बेनिफिट नहीं मिलेंगे, नो एक्सपेक्टेड बेनिफिट। जब एक्सपेक्टेड बेनिफिट मिलने बंद हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएटली जो भी कैरिंग अमाउंट होगा उसे P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, ठीक। AS 26 के अकॉर्डिंग अगर हम इंटेंजिबल असेट की डेफिनेशन क्वालिफाई नहीं करते जिस भी स्टेज पे, तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं पे सारा अमाउंट P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, उसे एज इंटेंजिबल आइटम मान के, ठीक। At the beginning of the year 4, it was found that the remaining 20% benefit from intellectual property will flow to the company in this year itself. Okay, तो फोर्थ ईयर में हम क्या करें, जो 20% का रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट है उसे चार्ज कर लेंगे P&L अकाउंट के अंदर, ठीक। आइए अब हम क्या करेंगे, एक एक करके MCQ का आंसर टिक करेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर 2 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इंटेंजिबल एसेट ऑफ द कंपनी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए हमने पहले साल कितना अमाउंट एमोटाइज किया होगा, अमाउंट 21 लाख। सेकेंड ईयर में सर 70 लाख इंटू आपका 25%, 1750 और जो 14 लाख है वो हमने यहां पे चार्ज कर लिया होगा, ठीक। इसमें पहले साल कितना अमाउंट चार्ज किया होगा सर, 5 लाख, मतलब ईयर 2 के अंदर ना 20 लाख ये कैरिंग अमाउंट आ गया। अब 20 लाख ये कैरिंग अमाउंट है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ईयर 2 पे कैरिंग अमाउंट कितने से आ गया, 70 लाख माइनस 21 लाख माइनस 17 लाख 50,000, सर 31 लाख 50,000, तो 3150 प्लस आपका 20 लाख 5150, ऑप्शन डी आ गया, ठीक। मतलब फोर्थ आ गया यहाँ पे। ईयर 2 में कितना अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे। ईयर 2 में हम अमाउंट चार्ज करेंगे P&L में 1750 और आपका 5 लाख 22 लाख 50,000। फॉर द ईयर 3 हाउ मच अमाउंट विल बी एक्सपेंस इन द P&L अकाउंट फ्रॉम इंटेंजिबल एसेट। देखिए ईयर 3 में क्या होगा, जो रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट है 20 लाख, एक तो ये चला जाएगा और 1750 आपका ईयर 3 में ये चला जाएगा, तो 3750 आ जाएगा। For year 4, how much amount will be expensed in P&L account from intangible asset in the financial statement? जो रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट था अपना कितने से था, 14 लाख से, क्योंकि एसेट 2 तो पहले खत्म हो चुकी थी। चले जी सर, आइए केस सिनेरियो 2। इन सिचुएशन 1 इसके रिगार्ड में पूछ रहे हैं, हाउ मच डेफर्ड टैक्स एसेट ऑब्लिक लायबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांजिशन एडजस्टमेंट व्हेन द टैक्स रेट इज 50%, ठीक है। इन सिचुएशन 1 हाउ मच डेफर्ड टैक्स एसेट ऑब्लिक लायबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांजिशन एडजस्टमेंट व्हेन द टैक्स रेट इज 35%। तो MCQ 1 और 2 में क्या है, टैक्स का रेट चेंज है, ठीक है। आपका AS 22 का क्वेश्चन है, 22 का क्वेश्चन है। इन सिचुएशन 2 हाउ मच डेफर्ड टैक्स एसेट ऑब्लिक लायबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांजिशन एडजस्टमेंट व्हेन द टैक्स रेट इज 35%, 22 का क्वेश्चन है। In assessing whether there is any indication that an asset may be impaired, an enterprise should consider as a minimum the following indication from internal source of information। आपने AS 28 के अकॉर्डिंग बताना है कि इनमें से कौन सा इंटरनल सोर्स ऑफ इंडिकेशन है इंपेयरमेंट का। इसका आंसर तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड एन असेट मार्केट वैल्यू हैज डिक्लाइन, ये एक्सटर्नल है। मार्केट इंटरेस्ट रेट और अदर मार्केट रेट ऑफ द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हैव इंक्रीज, ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर है। कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट नेट असेट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इज मोर देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये आपका एक्सटर्नल इंडिकेटर है। एविडेंस इज अवेलेबल फ्रॉम इंटरनल रिपोर्टिंग दैट इंडिकेट दैट द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन असेट इज और विल बी वर्स देन एक्सपेक्टेड, ये आंसर आ गया सर, ठीक। चले हाँ जी, आइए अब पढ़ते हैं केस सिनेरियो। एक्सपर्ट लिमिटेड हैज डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 6 लाख इन इट्स बुक्स एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, 6 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ठीक है जी। एंड डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रिकॉर्ड आपका
कितने डेप्रिसिएशन अलाउड कर दिया टैक्स वालों ने? 15 लाख से। इसका मतलब क्या है? 9 लाख का डेप्रिसिएशन वो फ्यूचर में क्या करेंगे? डिसअलाउ करेंगे। तो अपने लिए क्या बन गया? ये अपने लिए आपका टाइमिंग डिफरेंस बन गया। अब ये ऐसा टाइमिंग डिफरेंस बन गया जो फ्यूचर में क्या करेगा? टैक्सेबल इनकम को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा? हम डेप्रिसिएशन 6 लाख क्लेम करके बैठे हैं, इनकम टैक्स वाले 15 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम करके दे दिया, हमें अलाउ कर दिया, तो फ्यूचर में क्या होगा? हम आगे जो डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे 9 लाख तक, वो क्या करेंगे? डिसअलाउ कर देंगे। तो इसके ऊपर क्या बनेगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी। तो टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी फ्यूचर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। टैक्सेबल इनकम क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी। सिचुएशन 1 में अपने 2 क्वेश्चन थे। 9 लाख इंटू 50%, 450 से आपका DTL आएगा, बिल्कुल ठीक है सर। और इसमें आपका 35% रेट है, DTL आएगा आपका 3,15,000 से। चलें जी सर। Further, they have accrued 8 lakh towards GST liability for the last month of the year, which is expected to be paid off by the next month. ठीक है। As per the provision of the Section 43B of the Income Tax Act 1961, any expenditure of the nature mentioned in the Section 43B, taxes, duty, cess, fee, etc., accrued in the statement of P&L on mercantile basis will be allowed for tax purpose in the subsequent year on payment basis only. तो जब हम इसकी पेमेंट करेंगे तब इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे? अलाउ करते हैं, ठीक। आज उन्होंने क्या किया? डिसअलाउ कर दिया। देखिए, आज इनकम टैक्स वालों ने से अगर डिसअलाउ कर दिया तो आज मेरी इनकम बढ़ जाएगी। फ्यूचर में क्या होगा? क्योंकि हम डेफर्ड टैक्स में हमेशा क्या करते हैं? फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, ठीक। फ्यूचर में क्या होगा? 8 लाख जब मैं पेमेंट कर दूंगा तो इनकम टैक्स वाले इस खर्चे को अलाउ कर देंगे। तो फ्यूचर में जो वो इस खर्चे को अलाउ करेंगे तो एक ऐसा टाइमिंग डिफरेंस है जिससे फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। तो इसके ऊपर क्या बनेगा? आपका डेफर्ड टैक्स असेट बन जाएगी, ठीक। 35% के हिसाब से आपका 2,80,000। चलें जी सर, आइए अब चलते हैं केस सिनेरियो 3 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। इंस्टीट्यूट का ना बाईबैक का जो चैप्टर है, मॉक टेस्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मोस्ट फेवरेट चैप्टर है। जितने भी मॉक टेस्ट पेपर न्यू सिलेबस में रिलीज हुए हैं, ऑलमोस्ट हर मॉक टेस्ट पेपर के अंदर ना केस सिनेरियो में बाईबैक का चैप्टर पक्का आता है। देखिए, बाय यूजिंग द शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट द नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक, ओके। बाय यूजिंग द रिसोर्स टेस्ट डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक। हालांकि ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी MTP में कवर हो चुका है अर्लियर अटेम्प्ट की ना, बट मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा आपको, ठीक। बाय यूजिंग द डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द 3 टेस्ट डिटरमाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक। आइए केस सिनेरियो पढ़ते हैं। हेलो लिमिटेड, एक कंपनी engaged in various business activities has decided to initiate a share buyback on 1st April 23. The company planned to repurchase 25,000 equity share of 10 each at a price of 20 per share. आपका फेस वैल्यू 10 है, बायबैक प्राइस 20 है, ठीक। This buyback initiative is in compliance with the company's article of association and the necessary resolution has been duly passed by the company. As part of the financial arrangement for the share buyback, Hello Limited intend to utilize its current asset, particularly the bank balance, to make the payment for the repurchased share. Here is a snapshot of Hello Limited balance sheet as at 31st March 23. शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 12,50,000 है, एक शेयर आपका 10 का है, तो 1,25,000 क्या आ गया? नंबर ऑफ शेयर आ गए। तो पहली लिमिट क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक में आपका लोअर ऑफ 3 आता है। पहली लिमिट क्या है? 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 31,250 शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, ठीक। आपका रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम 250 से आ गया, P&L अकाउंट आपका 125 से आ गया, रिवेन्यू रिजर्व आपका 15 लाख से आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 14% डिवेंचर है और अनसिक्योर्ड लोन है 1650, असेट की इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक। आइए सेकंड कंडीशन क्या है? 25% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर फंड, दैट इज आपका 12,50,000 प्लस 250 प्लस आपका 125 प्लस आपका 15 लाख, ये अमाउंट आ गया 31,25,000 इंटू 25% डिवाइड बाई आपका बाईबैक प्राइस। $3,9062.5 है।
ऑप्शन 4 आ गया। ठीक, अच्छा, उसके बाद आएगा आपका पोस्ट बाईबैक डेट इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1। देखिए, एक शॉर्टकट होता है, एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जब कंप्लीट क्वेश्चन आए ना बाईबैक का, मतलब आपका डिस्क्रिप्टिव में आए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करेंगे और फिर जो शॉर्टकट है उससे क्रॉस टैली कर लेंगे आंसर को। ठीक, यहां पे मैं आपको शॉर्टकट लिखवा देता हूं, करंट इक्विटी माइनस पोस्ट बाईबैक इक्विटी शुड बी डिवाइड बाई फेस वैल्यू प्लस आपका आएगा बाईबैक प्राइस। करंट इक्विटी कितनी है सर? 31,25,000। पोस्ट बाईबैक इक्विटी शुड भी कितनी आएगी सर? करंट डेट का आपका अपॉन 2। ठीक, 2875 प्लस 1650 डिवाइड बाई 2, 22,62,500 डिवाइड बाई 10 प्लस 20, 30, 28,750। तो जो लिमिट है इन तीनों में से लोअर आ जाएगा आपका 28,750। और कंपनी बाईबैक कितना करना चाहती है? 25,000 शेयर का, तो वो बाईबैक कर सकती है। लेकिन एक बार एमसीक्यू चेक करते, उसने पूछा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑल 3 टेस्ट डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक। तो उसने नहीं पूछा कि कितने शेयर वो बाई बैक कर रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसने पूछा कि आपका इन तीनों के हिसाब से, लिमिट के हिसाब से कितने शेयर का बाई बैक कर सकती है, तो लोअर आपका 28,750 आ जाएगा। चलें जी सर, आइए अब हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू कवर करेंगे। एज पर AS2 इन्वेंट्री इंक्लूड मटेरियल अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग? व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग? इन्वेंट्री में क्या आएगा? सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल कभी भी नहीं आता, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, सेलिंग एक्सपेंडिचर एक तरीके से। स्पेयर पार्ट, सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाई इक्विपमेंट, ये आपका अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्वालिफाई करें तो पीपी माना जाएगा, अदरवाइज सर आपका स्टोर आइटम माने जाएंगे। ठीक, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल विच इज एसेंशियल टू ब्रिंग एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री टू इट्स सेलेबल कंडीशन, फॉर एग्जांपल बोतल, कैन एटसेट्रा, आपका ऑप्शन 3 आ गया। पब्लिसिटी मटेरियल आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, तो ऑप्शन 3 आ गया। S Limited, the lessee has taken machinery on lease from D Limited for 13 year on annual lease payment at 50,000। ठीक है, the life of the machine is 15 year। देखिए, फाइनेंस लीज में एक कंडीशन होती है कि जो लीज पीरियड है अगर वो सब्सटेंशियल इक्वल टू आपका इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट है तो वो आपका फाइनेंस लीज माना जाएगा। यहाँ पे 13 ईयर आपका सब्सटेंशियल इक्वल टू आपका इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट है, तो ये आपका क्या माना जाएगा? फाइनेंस लीज माना जाएगा। हाउ दिस लीज अरेंजमेंट शुड बी क्लासिफाइड एंड वाई? फाइनेंस लीज फर्स्ट तो वैसे ही रॉन्ग होगा क्योंकि ऑपरेटिंग लीज लिख रखा, बिकॉज लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट इवन इफ द टाइटल नॉट ट्रांसफर। ऑपरेटिंग लीज नहीं आएगा। फाइनेंस लीज बिकॉज द लीज एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, नहीं, तो आपका ऑप्शन 2 आ गया। ठीक, चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। एस लिमिटेड एक्वायर्ड 1000 शेयर ऑफ श्रीका लिमिटेड एट द रेट 150 ईच एंड पेड ब्रोकरेज एट द रेट 1%। तो 1000 शेयर की कॉस्ट कितनी आ गई? 1000 इंटू 150, और अगर हम ब्रोकरेज पे करते हैं परचेज के टाइम पे तो उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 1,51,500। इन द सेम फाइनेंशियल ईयर श्रीका लिमिटेड इशूड बोनस शेयर एट 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर, तो अपना 250 अपने को बोनस शेयर मिल जाएगा। सुमन लिमिटेड सोल्ड 500 शेयर इन द मंथ ऑफ मार्च इन द सेम ईयर एंड पेड 1% ब्रोकरेज, व्हाट विल बी द कैरिंग वैल्यू? अच्छा, उसने सेल वैल्यू नहीं पूछी ना, उसने ये पूछा कि प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, उसने पूछा व्हाट विल बी द कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द श्रीका लिमिटेड आफ्टर सेल ऑफ द शेयर। अब हमने 500 शेयर बेच दिए, तो कितने शेयर बच गए अपने पास? 750, तो 151,500 कॉस्ट है आपका 1250 शेयर की, 750 की कॉस्ट कितनी आएगी? दैट बिकम आपका कैरिंग अमाउंट। $90,900। चलें जी सर, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सारे के सारे आपके डुप्लीकेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, लेकिन जो अमल कमीशन का क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें आपका एक तो ड्राफ्टिंग एरर है और एक आपका सॉल्यूशन में भी एक इशू है,
तो मैं अमलगमेशन का क्वेश्चन आपके साथ कंप्लीटली डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक, क्वेश्चन नंबर निकालेंगे आप 5। मैं आपको पहले इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं, हिस्ट्री बताता हूं। ये क्वेश्चन ना एडवांस अकाउंट में ओल्ड कोर्स में आया था। मतलब आपका जब ओल्ड कोर्स था तो अकाउंट एडवांस अकाउंट 2 पेपर होते थे, तो एडवांस अकाउंट के अंदर ये आपको ओल्ड कोर्स में क्वेश्चन आया हुआ। ठीक, एग्जाम का क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उस क्वेश्चन में ना 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हर अमाउंट को, और इसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ चीजें जो 6 से मल्टीप्लाई नहीं होनी थी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमारी शेयर कैपिटल 10 लाख है, और क्वेश्चन ने बोल रखा कि हमने क्या किया, 1 रुपया डिविडेंड दिया है, और मान लो आपका एक शेयर 10 का है तो 1 लाख, तो डिविडेंड कितने से आएगा सर, 1 लाख से डिविडेंड आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 लाख, फेस वैल्यू 10 है तो 6 लाख, नंबर ऑफ शेयर आ गए। अब डिविडेंड 1 रुपया ही होना चाहिए था तो 6 लाख आएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इसे 6 कर दिया, 36 लाख का डिविडेंड बन गया। तो इस तरह से कुछ एरर हो रखी है। आप एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले ना जहां जहां मैं आपको चीजें ठीक कराऊं, आप उन चीजों को पहले ठीक करेंगे। बी लिमिटेड इज टू डिक्लेयर एंड पे ₹1 पर इक्विटी शेयर डिविडेंड आएगा। ठीक, जल्दी से इसको ठीक करें। आगे लिखता है द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ जेड लिमिटेड इज 360 लाख डिवाइडेड इनटू 18 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कैसे पॉसिबल हो सकता है, 36 लाख आएगा। ये एक प्रिंटिंग एरर हो सकती है। यहां पे आप 18 कर लेंगे, यहां पे आप 12 कर लेंगे, क्योंकि आंसर में ठीक कर रखा है इन चीजों को। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें तो ये आपका 10 आ जाएगा और ये भी 10 आ जाएगा। लिखेंगे। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और सॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद फिर एक स्पेशल पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। ठीक, हम एक काम करते हैं, पहले इसका कंप्लीटली सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन कर रखा, उसके बाद उस पॉइंट को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 25 आर एज अंडर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, एज्यूमिंग अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, you are required to pass the necessary journal entry, narration not required, in the books of Z Limited and prepare balance sheet of Z Limited immediately after amalgamation of both the companies। ठीक, तो यहाँ पर 2 कंपनियों का अमलगमेशन हुआ, एक नई कंपनी बनी होगी, A Limited B Limited। B Limited is to declare and pay ₹1 per equity share as dividend before the following amalgamation takes place with Z Limited। क्वेश्चन हमें कहता है कि Z Limited के साथ अमलगमेशन होने से पहले बी ने क्या किया, डिक्लेयर किया और डिविडेंड पे किया 1 रुपये के हिसाब से। आइए हम पहले क्या करते हैं, अमलगमेशन से पहले जो भी अपना स्टेप लिया है, जो पॉइंट दे रखा, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये कैपिटल कितनी है सर, कैपिटल है 1,44 लाख। ठीक है जी, एक शेयर कितने का सर, आपका 10 का, तो 14,40,000 क्या आ गया, नंबर ऑफ आपका इक्विटी शेयर आ गया। ठीक, और डिविडेंड हमने किसके हिसाब से पे किया, 1 के हिसाब से, तो 1 के हिसाब से डिविडेंड पे किया, 14,40,000 का डिविडेंड आ गया। तो एक तो हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट यहां से कम कर देंगे, तो 1920 माइनस 14,40,000, 480 का तो P&L का बैलेंस आ गया, और बैंक कम कर देंगे ये बैंक आपका आ जाएगा 360 से। ठीक, चले जी सर। Z Limited was incorporated to take over the business of both A Limited and B Limited। एक कंपनी बनाई गई है Z Limited। ठीक, उसने क्या किया, A और B दोनों का बिजनेस एक्वायर कर लिया। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ Z Limited इज 360 लाख डिवाइडेड इनटू 36 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, एज पर द रजिस्टर्ड वैल्यूअर द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ A Limited इज 18। यहाँ पे पीसी कैलकुलेट कर लेंगे, A Limited, यहाँ पे B Limited की बात कर लेंगे। ठीक, ए के शेयर की वैल्यू कितनी है, 18 है, एंड ऑफ बी लिमिटेड इज 12 पर से रिस्पेक्टिवली। बी के शेयर की वैल्यू कितनी है, 12 है, एंड एग्रीड बाय रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, 10% डिवेंचर ऑफ ए लिमिटेड टू बी इशूड 12% डिवेंचर ऑफ जेड लिमिटेड एट पार इन कंसिडरेशन ऑफ देयर होल्डिंग। तो यहाँ पे आपका जो डिवेंचर का अमाउंट है वो सेम आ जाएगा, एग्रीड वैल्यू सेम बनेगी। ठीक, एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड ₹12 लाख इज टू बी ट्रीटेड एज एक्चुअल लाइबिलिटी। ओके, तो ए लिमिटेड की बुक्स में हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे आपका 12 लाख से।
तो P&L अकाउंट यहाँ पे 12 लाख से कम हो जाएगा। $960, 2160 माइनस आपका 12 लाख, और 12 लाख हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अदर लाइबिलिटी के नाम से रिकॉर्ड कर लो, या ट्रेड पेबल में चाहो तो ट्रेड पेबल में ऐड कर सकते हो। ठीक, ये अमलगमेशन से पहले का स्टेप हो गया। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड वैल्यूअर फी ऑफ ए लिमिटेड 3 लाख एंड बी लिमिटेड 180 रिस्पेक्टिवली टू बी बोन बाय जेड लिमिटेड। ठीक है जी। द शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इज टू बी पेड बाय इशुइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। तो जो आपका न्यू कंपनी बनी जेड लिमिटेड, उसके शेयर की वैल्यू कितनी, 20 है। ठीक, जो भी न्यू कंपनी बनती है, हम लोग उस कंपनी के शेयर की इंटरेंसी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका पेड अप वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस डिस्काउंट इफ एनी। ठीक, तो 20 के हिसाब से नई कंपनी के शेयर की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले पीसी में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय न्यू कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी। अब ओल्ड कंपनी के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं सर, यहां पे है आपका 18 लाख और यहां पे है 14,40,000। ठीक, तो ये नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा और यहां पे आपका इशू प्राइस 20 आ जाएगा। 18 इंटू 18 लाख डिवाइड बाई 20, 16,20,000 शेयर आ गए, और 20 के हिसाब से अमाउंट आ जाएगा आपका 3,24,00,000 की पीसी आ गई। अब इसका बाइफर्केशन कर लेंगे, क्योंकि जब हम लोग ना न्यू कंपनी की बुक्स बनाते हैं तो एक तो हमें स्पेशल ध्यान रखना होता है जो परचेज कंसिडरेशन है उसके एलोकेशन का, क्योंकि उसका एक हिस्सा फेस वैल्यू तक का कैपिटल में जाएगा और बाकी हिस्सा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे स्टूडेंट कई बार क्या गलती करते हैं कि इस अमाउंट को इकट्ठा कैपिटल में कंसिडर कर लेते हैं। आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। सेकंड गलती होती है जब हम लोग न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी बात बताऊंगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आपसे न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाने में गलती बिल्कुल भी नहीं होगी उसके बाद। ठीक, ये आपका फेस वैल्यू आ गया, ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम 14,40,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 20, 8,64,000 नंबर ऑफ शेयर आ गए इंटू 20, 1,72,80,000 इसमें आपका फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम, 8,64,000 इंटू 10, 8,64,000 इंटू 10। ठीक, 86,40,000। ये देखिए, ये पीसी का अमाउंट आ गया टोटल, ये आपका नंबर ऑफ शेयर आ गए, ये आपका फेस वैल्यू आ गया, ये प्रीमियम आ गया। ठीक, चलें जी सर, हमने पीसी का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। पहले ए का हिसाब किताब कर लेते हैं। बिजनेस परचेज अकाउंट टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड कितने से, 3,24,00,000 से। असेट और लायबिलिटी, क्योंकि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, हम क्या करेंगे, एग्रीड वैल्यू पे कंसीडर करेंगे। ठीक, जिस असेट और लायबिलिटी की एग्रीड वैल्यू नहीं दे रखी होगी हम लोग क्या करेंगे, उसे बुक वैल्यू पे कंसीडर कर लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग सेम अमाउंट आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी ये अमाउंट आ जाएगा, लॉन्ग टर्म एडवांस टू बी लिमिटेड ये अमाउंट आ जाएगा, इन्वेंट्री ये अमाउंट आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल ये अमाउंट आ जाएगा, कैसेट बैंक ये अमाउंट आ जाएगा। आइए एक बार हम असेट को टिक कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लॉन्ग टर्म एडवांस टू बी लिमिटेड, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैसेट बैंक। ठीक, सारे अमाउंट आपके सेम आ गए। लाइबिलिटी में आपका रिटायरमेंट ग्रेजुएटी फंड 6 लाख से आ जाएगी, डिवेंचर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड आपका 1,20,00,000 से, अनसिक्योर्ड लोन आपका 36 लाख से, ट्रेड पेबल 6 लाख से, और 12 लाख आपका अदर लाइबिलिटी के नाम से आ जाएगा, या ट्रेड पेबल के साथ जोड़ के दिखा सकते हैं, ये एज्यूम करके कि ये ट्रेड पेबल का अमाउंट है। ठीक, और 2 बिजनेस परचेज आ जाएगा, जो डिफरेंस आएगा आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन, ट्रेड पेबल, अदर लाइबिलिटी, और आपका बिजनेस परचेज डिफरेंस आपका गुडविल में आ गया। आइए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, पीसी को सेटल करेंगे और लाइबिलिटी को सेटल करेंगे। ये लाइबिलिटी सेटल कर दी, यहाँ पे लिखें डिवेंचर होल्डर ऑफ आपका ए लिमिटेड। ठीक, ये हमने क्या किया, पीसी पे कर दी। ऐसे ही अब क्या करेंगे, बी का हिसाब किताब करेंगे।
बी में ये असेट आपका सेम कैरिंग अमाउंट से आ जाएगी, कैश एंड बैंक 360 से आएगा, ठीक है। ये लाइबिलिटी आपका सेम कैरिंग अमाउंट से आ जाएगी। टू आपका सेकंड एंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट एंट्री में तो बिजनेस परचेज लिक्विडेटर आ जाएगा पीसी से, सेकंड एंट्री में हम क्या करेंगे, पीसी क्रेडिट कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा गुडविल कैपिटलिज्म में आ जाएगा और फिर पीसी की पेमेंट कर देंगे, ठीक। ये देखिए बिजनेस परचेज, ये असेट आ गई, ध्यान देना 360, ये आपका कैपिटलिज्म आ गया यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। ये हमने क्या किया, पीसी को सेटल कर दिया। अब एक कंपनी को जब हमने एक्वायर किया तो उसकी बुक्स में एसेट है, दूसरी कंपनी की बुक्स में लायबिलिटी, तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रा कैंसिल कर देंगे, ठीक। जो लिक्विडेशन के खर्चे पे किए उसे हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे कैपिटल के साथ एडजस्ट हो गया, डिफरेंस गुडविल के साथ एडजस्ट कर लिया, मतलब आपका कैपिटल और गुडविल को नेट कर दिया, ठीक। इस पॉइंट के ऊपर मैंने आपके साथ स्पेशल डिस्कस करना है क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद, ठीक। आइए अब बात करते हैं न्यू कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी। देखिए स्टूडेंट ना जब न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो गलती क्यों हो जाती है स्टूडेंट से ना, वो क्या करते हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में यहाँ पे असेट और लायबिलिटी उठाते हैं। तो सर हम असेट और लायबिलिटी कहाँ से उठाएं? दोस्त ये तो अपने लिए रेलिवेंट ही नहीं ना। सर क्यों रेलिवेंट नहीं है, बताता हूँ। आपके घर वालों ने बोला आपको जब बेटा एसी परचेज करके लेके आ जा, आप एसी ले आए, ठीक। अब आपके घर वाले बोले एसी ले आए हो, आप उनको कह रहे पता है दुकान में ना टीवी भी था, है दुकान में ना टीवी था, फ्रिज भी था। आपके घर वाले पूछ रहे हैं कि बेटा एसी ले आए, आप कह रहे हो पता वहां पे ना वॉशिंग मशीन भी थी। घर वाले एक देंगे खींच के। सर क्यों? क्योंकि वो पूछ कह रहे हैं और आप आंसर क्या दे रहे हो, ऑन द सेम ट्यूनिंग। सर हमारे लिए रेलिवेंट ही नहीं है। जो जेड लिमिटेड है उसने ए और बी को एक्वायर किया तो अपने आप उसने एंट्री डाली होगी, तो आपने क्या करना है, ये जो एंट्री है इसी के बेस पे आपने क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है, या कोई वर्किंग है उसके बेस पे आपने क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करता है वो क्या करता है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में से चीजें उठाता है और यहाँ पे गलती की बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इन एंट्रियों के बेस पे बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से आएगी, आपका 162 और आपका 8640, 162 लिख ले प्लीज। जब भी आप न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट प्लस माइनस एंट्री का इफेक्ट, ठीक। और अगर मान लो न्यूली ओपन कंपनी तो उसके इसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ एंट्री का इफेक्ट लेंगे, वर्किंग का इफेक्ट लेंगे, ठीक। प्लस 86,40,000, 2,48,40,000, ठीक। रिजर्व एंड सरप्लस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका कैपिटल रिजर्व इन्होंने नेट कर दिया है, इस पॉइंट को मेरे को अलग से डिस्कस करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट सेम आ जाएगा। उसके बाद आपका डिवेंचर आ जाएंगे, ठीक। और आपका अनसिक्योर्ड लोन में कितना है, 36 लाख ये है, 4920 ये है, 36 प्लस 4920, और कॉन्ट्रा कैंसिलेशन कितने से है, 1320 से। तो अनसिक्योर्ड लोन आपका 72 लाख से आ जाएगा। ये डिवेंचर आ गए जी सर, और अनसिक्योर्ड लोन आपका 72 लाख से आ गया, ठीक। इन्होंने इसको शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखा रखा है, क्वेश्चन ने कहीं मेंशन कर रखा शॉर्ट टर्म बोरिंग है लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं, तो आप इसे लॉन्ग टर्म में भी दिखा सकते हैं नोट डाल के, ठीक। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे बैलेंस शीट में आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी एंट्री पे आएंगे। अनसिक्योर्ड लोन का ट्रीटमेंट हो गया, हाँ जी। डिवेंचर हो गया जी सर। उसके बाद आपका आएगा ट्रेड पेबल, कितने अमाउंट से हैं सर, ट्रेड पेबल अपना 6 लाख से, और यहाँ पे ट्रेड पेबल अपना 2040 से, तो 2640 आ गया। फिर अदर लायबिलिटी 12 लाख से आ जाएगी, 2640 आ गया। अदर लायबिलिटी अपनी 12 लाख से डायरेक्ट इन्होंने बैलेंस शीट में दिखा रखी होगी, ये देखिए ये आपका लोन आ गया, ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर आ गए, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी फंड आपका बोरोइंग उसके अंदर आ जाएगा, प्रोविजन के अंदर, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर। ये बोरोइंग के अंदर नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर आएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट हमें शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग अलग से दिखाने होते हैं, ठीक। चलें जी सर। आइए ऐसे ही अगर हम असेट की बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, आपका लोन वाला अमाउंट कैंसिल हो गया था। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, इन सबको जोड़ के दिखा देंगे, और फिर गुडविल भी आ जाएगी, ठीक। गुडविल 7320 यहाँ पे है और 120 यहाँ पे, ठीक। नेट करके उन्होंने दिखा दिया। अब मेरे को एक स्पेशल पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना, बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। ये है जेड लिमिटेड कंपनी, इसने क्या किया है, ए लिमिटेड को एक्वायर किया है और बी लिमिटेड को एक्वायर किया है, ठीक।
AS14 के अकॉर्डिंग अगर हम जो पीसी पे करते हैं वो नेट असेट के कंपैरिजन में कम या ज्यादा अमाउंट है, तो अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा, गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे गुडविल कितने से आई है सर, यहां पे गुडविल आई है 7320 से, और यहां पे कैपिटल रिजर्व कितने से आया है 6 लाख से। ठीक, एक बार ना अमलगमेशन एक्सपेंडिचर को इग्नोर कर देते हैं। क्या हमें ये बैलेंस नेट करके दिखाना चाहिए, अलग अलग दिखाना चाहिए? देखिए, अगर मैं AS14 की बात करूं ना, तो AS14 ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रखा है। अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो दोस्त ये दोनों कंपनियां अलग हैं, तो हमें ये अमाउंट अलग अलग दिखाना चाहिए। अब मैं ICI की बात करता हूं। हमारा इंस्टीट्यूट जनरली क्या करता था, इनको ना नेट करके दिखाता था। ज्यादा करेक्ट नहीं था वो ना, क्योंकि बेटर क्या रहेगा कि आप अलग अलग दिखाइए, क्योंकि ये एक अलग बिजनेस एक्विजिशन है, ये अलग बिजनेस एक्विजिशन है। ठीक, नेट करना इज नॉट अप्रोप्रिएट। इंस्टीट्यूट इसे नेट करके दिखाता था, इसलिए हम लोग भी क्या करते थे, नेट करके दिखाते थे। ठीक, जनवरी 25 का जो सजेस्टेड आंसर आया, अगर आप सजेस्टेड आंसर को देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, इनको अलग अलग दिखा रखा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इंस्टीट्यूट ने जनवरी 25 के सजेस्टेड आंसर में इन्हें अलग अलग दिखाया है, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आगे इंस्टीट्यूट क्या करेगा, इसी अप्रोच को फॉलो करेगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पुराना क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्या है, 6 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को अपडेट कर दिया, बाकी ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है। तो एक्सपेक्टेड है कि अगर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा तो वो लोग क्या करेंगे, इन्हें अलग अलग दिखाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, गुडविल ये आ गई, कैपिटल रिजर्व आ गया। ठीक, तो जो अमलगमेशन एक्सपेंडिचर है, हमें उसकी जो एंट्री पास करनी चाहिए, अलग अलग एंट्री पास करनी चाहिए। तो एंट्री नंबर 9 जो बनेगी, देखिए ए लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो ए लिमिटेड में जो खर्चा है अमलगमेशन के रिगार्ड में वो 3 लाख है, और ए लिमिटेड के केस में गुडविल आई हुई है। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक बात को ध्यान रखेंगे, जब हमने बैलेंस शीट बनाई ना, तो जो कैश एंड बैंक है उसे क्या करेंगे, 480 से रिड्यूस कर देंगे। मैं इसको एक बार बाद में टिक करा दूंगा। ठीक है, तो 3 लाख 3 लाख। ठीक, फिर बी लिमिटेड के केस में क्या होगा, ये ए लिमिटेड के केस में है कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आपका बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है सर, ये अमाउंट अपना है 180 का। ठीक जी सर, तो यहां पे ए लिमिटेड के केस में क्या है, गुडविल बढ़ गई है 3 लाख से, तो 7620 से क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। और कैपिटल रिजर्व कम हो गया कितने से, आपका 180 से, 420 का कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ठीक, चलें जी सर, तो बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, इन बैलेंस को अपडेट कर लेंगे। पहले एक बार ये एंट्री पास कीजिए, आपने कर ली ना एंट्री पास जी सर। अब बैलेंस शीट को अपडेट करते हैं। बैलेंस शीट में जो गुडविल आएगी वो आएगी 7320 प्लस 3 लाख 7620 से, और रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व आ जाएगा आपका 4,20,000 से। तो यहाँ पे आपका जो बैलेंस है बैलेंस शीट में 420 से बैलेंस बढ़ जाएगा 7,33,20,000 प्लस आपका 4,20,000, 7,37,40,000, 7,37,40,000। ठीक, ये टोटल आ जाएगा। अब मैं कैश एंड बैंक को भी एक बार टिक करा देता हूं आपको। देखिए, कैश एंड बैंक ए लिमिटेड से हमने एक्वायर किया 18 लाख, बी लिमिटेड से था आपका 360 माइनस 480 1680। चलें जी सर, तो अमलगमेशन के क्वेश्चन में प्लीज ध्यान रखें, आप क्या करेंगे, इनको एंट्रियों को अलग अलग पास करेंगे, और यहां पे आप क्या करेंगे, अलग से बैलेंस ऐसे अपडेट करके दिखाएंगे, और अकॉर्डिंगली क्या होगा, बैलेंस शीट का टोटल भी अपडेट हो जाएगा, और ये 2 बैलेंस आ जाएंगे। यहाँ पे कैपिटल रिजर्व लिख लेंगे। ठीक, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है आपके MTP2 में, वो ऑलरेडी स्टडी मटेरियल बैच में, आपका बूस्टर बैच में, अर्लियर अटेम्प्ट की RTP MTP में एक से ज्यादा बार कहीं ना कहीं कवर हो रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चन उन वीडियो से रेफर कर लेंगे। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।